Hello everyone, good afternoon to all the students of CLAT Nexus 3.0 बैच। I'm एडवोकेट मानसी जैन। लीगल रीजनिंग की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, दो तरीके की प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास में। हाई गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर देयर, आकांक्षा, सिया, रैना, अल्फिया, अतुल, हेलो एवरीवन। I'm good, thank you for asking बेटा। So students, yes, as we are talking about it, last class में हमने किया था offenses against the property। कौन कौन से offenses होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई कर सकता है? कोई बताएगा जल्दी से मुझे कमेंट्स में? The topic that we have covered in the last class, we have covered offenses against the property। क्या आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या offenses होंगे? So what all have we covered in the last class? Can we have a quick revision of that also? हाँ जी, तो किस किस को याद है? देखते हैं कितने बच्चों ने रिवीजन किया है पुरानी क्लास का, कितने बच्चे देख कर आए हैं पुरानी क्लास। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? राइट, सही कहा। नंबर 1 थेफ्ट। इसके अलावा सेकंड में और क्या पढ़ा था? एक्सटॉर्शन, राइट। Then we have done with robbery, dacoity, criminal misappropriation of property, criminal breach of trust of property, cheating, and मिसचिफ। ये सारे तो ऑफेंसेस थे जो कोई ना कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। अब बात करते हैं कि आपके शरीर के साथ कोई क्या क्या क्राइम कर सकता है। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या क्या क्राइम है कोई इंसान जो आपकी बॉडी के साथ कर सकता है। ऑफेंसेस दैट कैन बी कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। इंसानी शरीर के साथ कौन कौन से ऑफेंस हो सकते हैं? सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपका रेप आ सकता है, असॉल्ट आ सकता है। साथ के साथ अगर मर्डर की बात करें तो मर्डर दो तरीके से होता है। एक होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और एक होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दोनों चीजें यहां पर होती हैं। नेक्स्ट हो गया एब्डक्शन, इसके अलावा किडनैपिंग। अब किडनैपिंग और एब्डक्शन बहुत मिलता जुलता है, बहुत बारीकी का फर्क है, तो समझना बहुत जरूरी है कि एब्डक्शन क्या होता है और किडनैपिंग क्या होता है। सिमिलरली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर में भी बॉर्डर लाइन का फर्क होता है, वो भी समझना जरूरी है। लास्ट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आपके शरीर के साथ कोई क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है, आपको हर्ट करता है या आपको असॉल्ट करता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारे ऑफेंसेस को कवर करेंगे जो आपकी बॉडी के साथ हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आ गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में यहां पर होता यह है कि आप किसी इंसान को कन्फाइन कर देते हो एक बाउंड्री के अंदर, उसके आने जाने की सारी डायरेक्शंस आपने ब्लॉक कर दी, कि वो इंसान को आपने कहीं पर फंसा दिया, किसी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, मतलब उसकी आने जाने की कंप्लीट लिबर्टी अगर आप खींच लेते हो तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जाएगा। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। बियॉन्ड सर्टेन प्रिस्क्राइब लिमिट्स के बाहर वो बंदा नहीं जा सकता है। मतलब आपने उसके आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि उसके बाहर वो जाएगा तो फिर रावण उठाकर ले जाएगा। तो इस केस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। नेक्स्ट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, ध्यान से समझना डिफरेंस दोनों में, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन, सारा शब्दों का महाजाल है, इन अ डायरेक्शन इन विच ही हैज राइट टू प्रोसीड, जहां पर इंसान का जाना हक है। अब अगर आप बे टाइम अपने दोस्त के घर में जा रहे हो तो क्या आपका उसके घर पे जाने का, घुसने का हक है? जल्दी से बताओ, यस और नो। बे टाइम अगर आप अपने दोस्त के यहां जा रहे हो तो क्या उसके घर में घुसना हक के साथ क्या आपका हक है? यस और नो। छोटा सा पोल आ रहा है, बताएंगे करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में भी आंसर करेंगे तो पोल कैच कर लेगा।
नो इज द करेक्ट आंसर. चोजन बाय 82% स्टूडेंट. 17% बच्चों को लगता है नहीं नहीं मैम, दोस्त के घर जाना तो हमारा हक है, बे टाइम पहुंच जाएंगे, ऐसी क्या बात है. हाँ बात सही है, दोस्ती तुम्हारी अच्छी होगी अपने दोस्त से काफी ज्यादा, बहुत ही बढ़िया, पर ऐसा होता नहीं है. यूजुअली आप बे टाइम किसी के घर नहीं जा सकते हो, राइट. तो इसके लिए बोला गया है कि जहां पर आपका हक है जाने का, वहां पर आपको जाने से किसी ने रोक दिया, तो वहां पर वो बन जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. जैसा कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो, यहां आप नहीं जा सकते हो इस जगह पे आने के लिए. सपोज ये पार्क है, मैंने बोल दिया कि आपको, अगर मैंने आपकी सोसाइटी के पार्क में घूमते हुए देख लिया तो मैं आपको मार दूंगी. मैंने बोला कि अगर आप अपने स्कूल गए तो मैं आपको मार दूंगी. खुश हो जाओगे खैर यहां तो आप कि यार अच्छी बात है मैम, स्कूल कौन जाना चाहता है. बट किसी पर्टिकुलर एरिया में घुसने देने से मना करने पर वो हो जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. मतलब बाकी सब जगह तुम जा सकते हो, पूरा जहां आपके लिए खुला है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यहां निकल जाओ, वहां निकल जाओ. मैंने कहा अगर तुम कश्मीर गए तो आई विल किल यू, तो उस केस में ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आएगा. मतलब गोवा चले जाओ यार, क्या दिक्कत है, अंडमान चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, मदुराई चले जाओ, पूरे इंडिया में दार्जिलिंग चले जाओ, तो उस केस में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट लग जाता है. इज दैट क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में? किसी के कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. यहां तक सबको क्लियर? ओके गाइस, तो एक सवाल आ रहा है मेरे सामने, आपके सामने स्क्रीन पर, बताएंगे करेक्ट आंसर. आप यहां पर खड़े हैं, ये आपके घर पर जाने वाली ओनली रोड है, इसके अलावा घर जाने का और कहीं से ऑप्शन ही नहीं है. घर जा ही नहीं सकते हो, घर जाने की ये ओनली सड़क है. ये है आपका घर, होम स्वीट होम. और ये ओनली सड़क को मैंने ब्लॉक कर दिया. आ गई मैं सड़क पर, बीच में खड़ी हो गई, मैंने इसको सड़क को ब्लॉक कर दिया. मैंने यहां पर पत्थर खड़ा कर दिया. मैंने कहा आज तुम अपने घर नहीं जा सकते. तो जल्दी से बताओ, ये जो मैंने आपके साथ किया है, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जाएगा या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में? बताएंगे करेक्ट आंसर. छोटा सा पोल आ रहा है आपके स्क्रीन पर. ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जाएगा या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में? C is the correct answer. Wrongful restraint. Chosen by 66% students. Amazing results बेटा, बहुत ही बढ़िया. और 32% बच्चों का आंसर गलत हुआ, 1/3 ऑफ द जनता. और ये सब बच्चे हैं टॉप पोजीशंस पर. ग्रेट. तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. लेकिन 32% बालकों को लगा कि मैम ये तो कन्फाइनमेंट हो गया. ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने वो करीना कपूर का एक किसी में ना, किसी इंटरव्यू में करीना कपूर ने बोला था बस करो, घर जाना है, खाना खाना है. तो ये 32% वाले वो बच्चे जिनको है कि मैम होम स्वीट होम, घर जाने से कोई कैसे मना कर सकता है, मेरा घर है, तो आप मुझे घर जाने से रोक रहे हो, तो आपने मुझे कन्फाइन कर लिया. अरे तुम्हारे आसपास की मैंने लक्ष्मण रेखा थोड़ी ना बना दी है. मत जाओ आज घर, मम्मी को बोल देना कि मानसी मैम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, मैं दोस्त के घर चला गया. नाइट आउट चले जाओ, पार्टी करने चले जाओ, पार्क में जाके सो जाओ, दोस्त के घर जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, गेड़ियों पे निकल जाओ, ड्राइव पर निकल जाओ. दिक्कत क्या है? लेजिट रीजन है आपके पास, क्योंकि रास्ता ब्लॉक था, मम्मी कैसे आता बता दो. तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है. कन्फाइनमेंट वुड बी द इनकरेक्ट आंसर, जो 1/3 32% स्टूडेंट्स को लगा. बहुत सही अल्फिया.
एग्जैक्टली राइट साजिद। तो जल्दी से बताएंगे इस बात पे आप सबके क्या ओपिनियन है, अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन डालिए जरा इस बात से रिलेटेड कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। जो अच्छे कमेंट रहेंगे वी विल टैग देम इन आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो। चलो, कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर, ऑल यू नीड टू नो अबाउट कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। दो ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आईपीसी की जब धारा होती थी, अब बीएनएस में सेक्शन के नंबर बदल गए हैं लेकिन ज्ञान अभी भी वही है। एक होती है सेक्शन 299 जो होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और एक होता है सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। शब्दों का फर्क देखो, ध्यान से देखना शब्दों का क्या फर्क है। दोनों ही सेक्शंस में बारीकी का फर्क है। और पता है 300 के चक्कर में लोगों को फांसी हो जाती है और 299 में लोग बच जाते हैं, फांसी नहीं होती है। क्यों? कल्पेबल होमिसाइड बिल्कुल वर्ड सेम है। तो दोनों शब्दों का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड का कि ऐसा होमिसाइड मतलब इंसान की जान ले रहा है, राइट? तो होमिसाइड का मतलब है इंसान की जान ले रहा है। और उस केस में जिस जुर्म में, जिस जान लेने के लिए अगर तुम कल्पेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कल्पेबिलिटी का मतलब है अब तुम्हें सजा होगी बॉस, क्योंकि तुमने कर दिया होमिसाइड, इंसान की जान ले लिया। तो दोनों में तुम इंसानी जान ले रहे हो, 299 और 300 में दोनों में आप इंसानी जान ले रहे हो। लेकिन वहां पर लग रहा है नॉट मर्डर और यहां लग रहा है मर्डर। तो फर्क सिर्फ मर्डर और नॉट मर्डर का है और ये बहुत ज्यादा बारीकी का डिफरेंस है जो समझना जरूरी है, क्योंकि क्लैट आपके साथ खेलता है। क्लैट के पेपर में अक्सर आपको अगर पैसेज में मर्डर गिवन है तो साथ में कल्पेबल भी गिवन होगा और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा अब बताओ बेटा कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है या मर्डर हो रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों केसेस में आपको डिफरेंस समझना है। कैसे समझेंगे? बाय द वे ऑफ द डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन ये कहती है, मेंस रिया तुम्हें पता ही, हमने बेसिक में पढ़ा है, हर क्राइम के लिए चाहिए होता है मेंस रिया। मेंस रिया का ही सारा फर्क है। यहां पर मर्डर में होता है आप इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा कुछ करते हो जिससे इंसान की डेथ हो जाए या उसको इस लेवल की इंजरी हो जाए जिससे डेथ होना ऑलमोस्ट 100% निश्चित है। इमिनेंटली डेंजरस एक्ट करना, दरिंदगी की सारी हदें क्रॉस करना, या ऐसी कोई चीजें, ऐसा कुछ करना जो सफिशिएंट है टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। सफिशिएंट टू कॉज डेथ का मतलब है ऐसा कोई एक्शन, जो ऐसी कोई इंजरी जो पर्याप्त है अपने आप में, जो अपने आप में, सफिशिएंट का मतलब है जो अपने आप में इनफ है टू कॉज द डेथ। आपने सपोज किसी का गला दबा दिया सिर्फ 2 मिनट के लिए लगातार फुल प्रेशर के साथ यहां से, तो अपने आप में 2 मिनट के लिए गला यहां से दबाना सफिशिएंट है टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट आता है, आपके पास नॉलेज थी कि जो एक्ट मैं कर रहा हूं उससे डेथ कॉज हो जाएगी, जैसे दरिंदगी की हदें क्रॉस करना। आपको पता था कि जो विक्टिम है जिसको मैं मारना चाहता हूं उसकी दुखती नस है कि वो एस्थमेटिक पेशेंट है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई जहर नहीं खरीद के लाना पड़ा, आपने सिर्फ उसका अस्थमा पंप छुपा दिया और जब उसको अटैक आया वो मर गया लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो आपको पता था जो मैं एक्शन कर रहा हूं उससे डेथ कॉज बंदे की हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में 302 में सजा मिलती है, डेथ भी मिलती है या फिर सब उम्र कैद तक की पनिशमेंट मिल सकती है। क्लियर हो गया सबको मर्डर? कोई डाउट? दैट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया यहां पर सबको? ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की। कल्पेबल होमिसाइड क्या है फिर? यहां पर होता है कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन इसको बोलते हैं नॉट मर्डर। ये मर्डर नहीं होता। तो क्या होता है फिर? ये सजा इसमें भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है।
होता क्या है फिर ये, आइए देख लेते हैं। यहां पर भी आपने डेथ कॉज करी होती है, यहां पर भी आपने जान ली होती है, लेकिन यहां पे उतनी सख्त पनिशमेंट नहीं है जितनी इसमें थी। क्या डिफरेंस है फिर? मेंस रिया का खेल है। यहां पर आपकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, आपने ऐसी बॉडीली इंजरी करी जिसका लाइक्लीहुड था टू कॉज डेथ, मतलब ऐसी कोई इंजरी आपने की जिसके 50-50% चांस थे डेथ के। आप जो एक्शन कर रहे थे, आपको लगा अगर मैं ये करूंगा तो इससे डेथ होने के चांसेस हैं, लाइक्लीहुड है। जैसे कि आपने अपने दोस्त को बहुत तेज की कस के मुक्का मारा पेट के अंदर, और अचानक से उसका रिब केज टूटा, लंग्स पंचर हो गए और उसकी डेथ हो गई। तो यहां 299 में आपको सजा मिलेगी, क्योंकि समझो आपका जो बॉडीली इंजरी था उसका लाइक्लीहुड था डेथ कॉज करने का। यहां पर जो आप कर रहे होते हो, आपको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे निश्चित डेथ हो जाएगी। यहां पर जो आप कर रहे होते हो, आपको लगता है जो मैं करूंगा शायद उससे बंदा मर सकता है, शायद वाला सीन होता है 299 में। यहां पर मे और मे नॉट हैव अ डायरेक्ट इंटेंशन टू कॉज डेथ। कभी कभी डेथ कॉज करने के यहां पे इंटेंशन होता भी नहीं है। इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब वो जो तुमने इंजरी करी थी वो पर्याप्त नहीं है डेथ कॉज करने के, पर्याप्त नहीं है जैसे यहां पर्याप्त थी। यहां पर क्या है, जो तुमने किया है उस चीज के लाइक्लीहुड है डेथ कॉज करने के, पर्याप्त नहीं है वो अपने आप में डेथ कॉज करने के। एक और चीज, नॉलेज का भी खेल है। नॉलेज भी मेंस रिया का पार्ट है, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर देखा है बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। नॉलेज होती है यहां पर, आपको ज्ञान होता है यहां आपको कि जो मैं हरकत करने जा रहा हूं, जो मैं कुकर्म करने जा रहा हूं, उससे बंदा कोई मर सकता है, उससे किसी की मृत्यु हो सकती है, इसका लाइक्लीहुड था और ये बात की नॉलेज आपको थी। सेक्शन 299 और 304 में यहां सजा मिलती है, इंप्रिजनमेंट 10 साल तक की मिलती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे देते हैं। 10 साल तक की का मतलब है मैक्सिमम 10 इयर्स है या मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मतलब 10 साल की क्या पता ना मिले, 7 की मिल गई, 6 की मिल गई, लेकिन यहां पर सेवियर पनिशमेंट्स हैं 300 के अंदर। क्लियर हुआ? बिल्कुल राइट कामिनी, बिल्कुल सही। रुस्तम में यही वाला लगता है। KM नानावती वाज द एग्जैक्टली जिस केस पे मूवी बेस्ड थी, करेक्ट आस्था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? इसके अलावा इस चीज पे ध्यान देंगे, समवन हु डज एनी एक्ट रिजल्टिंग इन डेथ अनदर विद द सफिशिएंट इंटेंशन। यहां आपकी सफिशिएंट इंटेंशन होती है कि मुझे बंदे को मारना है, यहां पर आपकी इंटेंशन होती है टू कॉज डेथ। इंटेंशन ही आपकी यही होती है टू कॉज डेथ। वहां पे हालांकि आपकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं होती है, इंजरी कॉज करने की होती है। हु कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर बाय डूइंग एन एक्ट दैट इज लाइकली टू कॉज अ पर्सन्स डेथ। लाइक्लीहुड चांस यहां पर होता है, राइट बिल्कुल सही कहा गरिमा। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं यहां पर, आपको चाहिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? डेथ कॉज करना ऐसा कोई एक्शन, प्रेजेंस ऑफ नॉलेज 300 में जाएगा। यहां भी डेथ कॉज करी है, एक्शन करा है, लेकिन यहां इंटेंशन और नॉलेज आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? एक और चीज, यहां पर पर्पस क्या होता है आपका, जो मैंने अभी वहां लिखा, डेथ कॉज करना। यहां पर आपका पर्पस क्या होता है? लाइक्लीहुड की डेथ कॉज हो जाए। यहां आप 100% चाहते हो डेथ कॉज हो जाए, यहां पे आप 50-50 चाहते हो कि डेथ कॉज हो जाए। नॉलेज यहां कंपल्सरी है आपको, यहां नॉलेज आपको लाइक्लीहुड पर बेस्ड है। यहां मुझे पक्का पता है, मुझे ज्ञान है कि जो मैं हरकत कर रही हूं उससे सामने वाला मरेगा, लेकिन अगर वो बच गया तो जाखो राखी साइयां मार सके ना कोई। यहां पर मेरी जो नॉलेज है वो कहती है 50-50% है बंदा मरेगा, करके देखते हैं भाई। फिर एक्सेप्शंस, अगर आपने कभी किसी की जान ली है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में, सामने वाले ने आपको इतने गंदे लेवल का, ग्रेव लेवल का प्रोवोक किया और सडनली प्रोवोक करके लिए आपको गुस्सा आया और आपने लेके मार दिया। आपके दोस्त ने आपको बहुत बुरी तरह प्रोवोक किया, बहुत गंदी गंदी बातें बोली आपकी मम्मी के लिए या किसी आपके प्रियजन के लिए, बहुत ही गंदे लेवल का, ग्रेव होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं चलेगा, हल्का सा, अरे तू तो पागल है, और आपने लेके खंजर घोंप दिया, वो ज्यादा हो जाएगा। वो ग्रेव नहीं है क्योंकि वो सिर्फ प्रोवोकेशन है। ग्रेव लेवल का प्रोवोकेशन होना चाहिए और सडनली आपने एक्शन ले लिया, मार दिया बंदे को गुस्से में, तो मर्डर की सजा नहीं मिलती है, फिर कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ी सी कम मिलती है सजा। प्राइवेट डिफेंस के केस में जहां पे आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो,
लॉ कहता है आपको कि आपको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक है, लेकिन वहां पर अगर आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो, चोर आपके घर पे आया था, निहत्था चोरी कर रहा था, आपको गुस्सा आया, आपने अपनी रिवॉल्वर निकाल के टिश क्याऊं कर दिया, तो यहां पर 299 में सजा मिलेगी। अगर कोई पुलिस वाला अपनी लीगल ड्यूटी कर रहा है तो उस केस में मर्डर की सजा नहीं मिलती है। सडन टसल, इमीडिएट वही लड़ाई वड़ाई हो गई तब, या डेथ जब कंसेंट सामने वाले ने दिया हो, तो डॉक्टर्स कैन ऑल्सो यूज इट। कल्पेबल होमिसाइड है कॉजिंग इंजरी टू अ डिसेबल पर्सन, डिसेबल, सामने वाला डिसेबल था, आपने उसको इंजरी प्रोवाइड की और वो बंदा मर गया, तो 299। कॉजिंग इंजरी व्हेन द रेमेडीज कुड बी अडॉप्टेड, जब आपके पास पुलिस के पास जाने का मौका था, रेमेडीज लेने का मौका था, लेकिन आपने इंजरी दी और बंदा मर गया, तो 299। कॉजिंग अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड अ मदर्स वूम्ब के केस में, अगर बच्चा अनबॉर्न है, मदर की वूम्ब में है, तो उस केस में भी 299 लग जाता है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद एक और क्रूशियल टॉपिक आता है जो सेम क्लैट में कंफ्यूजिंग सेंस में आपसे पूछा जाता है, दैट इज किडनैपिंग वर्सेस एब्डक्शन। दोनों ही केस में आप बच्चा चुरा रहे होते हो, ठीक है, चुराना ही है ना, बच्चा चुराना ही जैसे है किडनैपिंग, या इंसान को चुरा रहे होते हो, किडनैप कर रहे होते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। दोनों में ही आप किसी को किडनैप करके गाड़ी में डालकर, ओमनी में डालकर, या ऐसे मुंह पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के आप उसको लेके जा रहे होते हो जबरदस्ती, या चुपचाप उठा के ले जाते हो। तो फर्क क्या है? फर्क है उठाने के तरीके में और एज ब्रैकेट में। क्या डिफरेंस है? किडनैपिंग को अगर हम समझें तो किडनैपिंग होती है जहां पर माइनर्स इन्वॉल्व हैं, राइट, या फिर अनसाउंड लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब जो लोग माइनर नहीं हैं और साउंड भी हैं, उन लोगों की किडनैपिंग नहीं हो सकती, उनका तो होगा एब्डक्शन। अगर आज 24 साल की लड़की साउंड माइंड की है, वो किडनैप हुई है, तो वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एब्डक्शन, क्योंकि किडनैपिंग होती है माइनर्स में भी। एज ब्रैकेट है अंडर 16 बॉयज और अंडर 18 गर्ल्स। तो अंडर 16 आपके बॉयज और अंडर 18 गर्ल्स। मतलब अगर इसकी उम्र, इस एज ब्रैकेट के ऊपर के लोग हैं तो उनका किडनैपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लिखा है इट इज कमिटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी एज। एनी एज का मतलब है जो लोग मेजर एज के भी हैं और माइनर एज के भी हैं। अब आप बोलोगे कि मैम माइनर एज का तो हमने ये पढ़ा है, एब्डक्शन भी हो सकता है। माइनर्स का दोनों चीजें हो सकती हैं, किडनैपिंग भी एब्डक्शन भी, तो कैसे पता लगाएंगे? बच्चा उठाने के तरीके में। लेकिन मेजर्स का, जो मेजर एज वाले लोग हैं, जो इस एज ब्रैकेट से ऊपर हैं, उनका अगर होगा तो एब्डक्शन ही होगा। नेक्स्ट, किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ द एंटाइज, जिसको आपने बच्चे को चुराया है, उसका खुद का कंसेंट इममटीरियल है। कल को किडनैपर ये नहीं बोल सकता आपका बच्चा अपनी मर्जी से मेरे साथ आया था, मैंने बोला था बेटा मोबाइल फोन खेलोगे गेम, उसने कहा हाँ अंकल चलो मैं चलता हूं आपके साथ। बच्चे का कंसेंट मैटर नहीं करता कि अपनी मर्जी से बच्चा आया। किडनैपिंग में इंटेंशन मैटर ही नहीं करती है, इंटेंशन मैटर करती ही नहीं है। मतलब अगर बच्चा आज पार्क में अकेले रो रहा था, आप उसे अपने घर पर मैगी खिलाने के लिए ले आए प्योर इंटेंशन के साथ, मीनवाइल पुलिस आपके घर आ गई, तो आप किडनैपिंग में फंस जाओगे। इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज सून एज माइनर इज रिमूव फ्रॉम कस्टडी ऑफ द गार्जियन। तो यहां पर विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन होता है। बच्चा उठाने के पीछे गार्जियन का कंसेंट नहीं था, बच्चे के गार्जियन ने कंसेंट नहीं दिया। गार्जियन में बच्चे का स्कूल भी आता है। अगर आप स्कूल से बच्चा चुराते हो, बच्चा ड्राइवर के साथ जा रहा था, आप ड्राइवर से बच्चा चुराते हो, बच्चा मेड के साथ पार्क घूमने गया था, आपने मेड से बच्चा चुरा लिया, सब कुछ ये सब लोग बच्चे के गार्जियंस में ही आते हैं। एब्डक्शन में इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बिल्कुल। इस केस में क्या होता है? एब्डक्शन में ये कैसे आ गया? यहां से देखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? किडनैपिंग में आप बच्चा उठा रहे हो और यहां पर
क्या बहस चल रही है कमेंट्स में? यहां पर आप किस तरीके से बच्चा उठाते हो, द डिफरेंस इज बेसिकली किडनैपिंग और एब्डक्शन का डिफरेंस क्या होता है कि किडनैपिंग में आप या तो बच्चे को टेक अवे करते हो या फिर बच्चे को एंटाइस करते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी एब्डक्शन में क्या होता है, या तो बच्चा उठाने के लिए आप फोर्स यूज करते हो या आप बच्चा उठाने के लिए डिसीट यूज करते हो। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? किडनैपिंग की बात करें तो किडनैपिंग में आप माइनर की एज वाले उठा रहे हो तो आप उनको चुपचाप टेक अवे कर लेते हो। छोटा 4 साल का बच्चा आराम से आपने गोदी में उठाया, लेकर आप अपनी गाड़ी में चले गए और ले गए बच्चा। या फिर आपके पास ऑप्शन होता है एंटाइस करने का, बच्चे को चिज्जी दिखा के, बेटा अंकल के पास चॉकलेट है, खाओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके आप बच्चे को ले गए, एंटाइस करके, झांसा देके, बुद्धू बनाकर। छोटा बच्चा है तो एंटाइसिंग। वही एंटाइसिंग एब्डक्शन में, क्योंकि एब्डक्शन मेजर लोगों का भी हो रहा है, तो आप 24 साल की लड़की को चिज्जी दिखा के तो नहीं किडनैप कर पाओगे। आपको उस पर धोखाधड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पुष्पा तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें ले रही है, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, आओ चलो। पुष्पा कहती है अच्छा ठीक है, मैं फटाफट चुन्नी लेकर आती हूँ, चलो चलते हैं। और किडनैपर्स पुष्पा को ले गए अपने अड्डे पर, तो वहां पर एब्डक्शन हुआ है पुष्पा के साथ, किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि पुष्पा को चिज्जी दिखा के नहीं बुलाया गया है, पुष्पा को डिसीट का इस्तेमाल लेकर बुलाया गया है। या फिर और फोर्स का इस्तेमाल करना, जबरदस्ती खींच खींच के चल चल, मतलब एक छोटा लड़का है, छोटा मैंने कहा ना एनी एज का, तो छोटा लड़का है, 14 साल का लड़का है, तो 14 साल के लड़के के लिए तो हमने पढ़ा था मैम किडनैपिंग होगा, माइनर एज पढ़ी थी ना, लड़का 16 से नीचे तो 14 साल का लड़का है मान लो, लेकिन वो 14 साल का लड़का जो है वो अच्छा खासा खाते पीते घर का है, तो अब वो ऐसे आपकी गोदी में तो नहीं आएगा, तो अब आप बच्चे को खींच के लेके चल रहे, चल चल चल, वो नहीं अंकल छोड़ दो, अंकल अंकल लास्ट बार चिप्स खाने दो। तो इस केसेस में ये फोर्स आपने इस्तेमाल किया है, तो उस 14 साल के लड़के का, नन्हे मुन्ने का, गोलू का जो आपने किया है वो एब्डक्शन में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? श्योर रहना, डेफिनेटली, बिल्कुल। साइड बिजनेस मेरा यही है। लोगों अभी सुपारी कॉल आया था, एक लोकेशन बता रहे थे बच्चा नेक्स्ट कहां से उठाना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको, ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बचता है आपके पास हर्ट वर्सेस ग्रीवियस हर्ट। जब भी आप क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हो किसी पर, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, तो उस केस में 2 चीजें होने के चांसेस हैं। जब आप किसी पे क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करोगे, फोर्स इस्तेमाल करना और क्रिमिनल लेवल का फोर्स, ये वाला नहीं कि चल यार मूवी चलते हैं यार, चल 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 मूवी चलते हैं, फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन क्रिमिनल लेवल का। बिल्कुल ठीक बात है। तो यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 2 तरीके में जाएगा, या तो हर्ट में जाएगा या फिर ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। क्या होता है? हर्ट रेफर्स टू लेस सेवियर इंजरीज, यहां पे भी आप इंजर कर रहे हो लेकिन यहां थोड़ी सी कम, जिसमें आप किसी को दर्द पहुंचाते हो, और ये दिल का दर्द नहीं है, दिल के दर्द की बात नहीं है, हर्ट। ठीक है, अगर आपका कोई दिल तोड़ रहा है तो उस केस में आप उस पर हर्ट का सेक्शन नहीं लगा सकते हो, दिल की दवा के लिए अभी तक हमने ऐसा लॉ कानून नहीं बनाया, तो पेन, फिजिकल पेन आपने उसको दिया। ग्रीवियस हर्ट होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा सिवियर इंजरीज देते हो, जिसमें उसकी जिंदगी को खतरा होता है या बेचारे को परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में जाता है। जानलेवा हमला टाइप का जो होता है वो ग्रीवियस हर्ट में जाता है, और यहां पर ऑब्वियसली सजा ज्यादा होगी। डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में समझना। क्या डिस्टिंक्शन है?
हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, हर्ट इज बेसिकली अ नॉन फेटल क्राइम। यहां पर भी आप हर्ट कर रहे हो लेकिन यहां नॉन फेटल क्राइम है, जानलेवा नहीं है। फेटल क्राइम्स जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग क्राइम्स होते हैं। इंक्रीज अगर हम बोले ग्रेविटी का फोर्स कैसे इंक्रीज होता है, ज्यादा खतरनाक से लेकर कम खतरनाक, तो सबसे ज्यादा खतरनाक हाईएस्ट लेवल पर तो है कि आपने किसी का कल्पेबल होमिसाइड कर दिया मर्डर के सेंस में। उससे कम आता है कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर जिसमें ना लगे। उससे थोड़ा कम में जाता है ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि जान नहीं लिया आपने, ग्रीवियसली किसी को इंजर कर दिया है। उससे और हल्का होता है हर्ट, उससे और हल्का होता है हल्का फुल्का क्रिमिनल फोर्स यूज करना। और असॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना। असॉल्ट होता है दूर दूर से, असॉल्ट मतलब डराना जो दूर दूर से होता है। क्रिमिनल लेवल पर डरा रहे हो, तेरी जान ले लूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तो वो सब असॉल्ट में आएगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया है सबको? तो इंक्रीजिंग द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, जितना नीचे जा रहा है उतना ज्यादा क्राइम आपका सेवियर होता जा रहा है। ठीक है, ओके ग्रेट। अभी करेंगे क्वेश्चंस भी, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो हर्ट क्या होता है आपका? बेसिकली हर्ट होता है जब आप बॉडीली पेन किसी को कॉज कर रहे हो, डिजीज, आपने किसी को अगर कोविड-19 उसके आपको कोविड है, आपने जाके उस बंदे के मुंह पे खांस दिया, आपके खांसने की वजह से किसी को कोविड हो गया, तो हर्ट का सेक्शन लग जाएगा। तो किसी को बीमारी देना, किसी को दर्द देना, इन्फर्मिटी का मतलब है किसी का ऐसे हाथ मोड़ दिया, इन्फर्म कर दिया, उंगली टेढ़ी कर दी, उस तरीके से इन्फर्मिटी, ये सब चीजें आपका हर्ट में जाएगा। यही हर्ट कब सीरियस बन जाता है? व्हेन हर्ट बिकम्स ग्रीवियस हर्ट। कैसे होगा? ये लेवल्स हैं। अगर आप ये सब करोगे तो आप ही का जो हर्ट आपने किया था वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इमैस्क्यूलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, कोई भी एक आंख फोड़ देना, दोनों आंखें फोड़ देना, कान एक तोड़ देना, दूसरे कान को भी तोड़ देना, एक या दोनों। प्राइवेशन और इंपेयरिंग कर दी आपने किसी इंसान के जॉइंट की, मतलब आपने उसका फ्रैक्चर कर दिया, हड्डी तोड़ दी। डिसफिगर कर दिया उसका हेड और उसका फेस ही चेंज कर दिया, डिसफिगर। फ्रैक्चर कर देना, डिसलोकेट कर देना किसी की हड्डी को, या किसी का दांत तोड़ देना भी डेंटिस्ट के अलावा, ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। किसी की जिंदगी को जानलेवा हमला करना, हर्ट ऐसा कॉज किया कि सफरर जो था उसको इतना ज्यादा बॉडीली पेन हुआ कि बेचारा 15 दिनों के लिए इनकैपेसिटेट हो गया, और टू फॉलो ऑर्डिनरी परस्यूट, जिंदगी के आम कामों के लिए, खुद से नहाना, टॉयलेट जाना, खाना खाना, इधर उधर जाना, 15 दिन के लिए वो किसी का मोहताज हो गया। तो ऐसे लेवल की इंजरी प्रोवाइड करना भी आपका ग्रीवियस हर्ट में जाता है। तो ये सारे ग्रीवियस हर्ट के अलग अलग तरीके हैं जो आपने कभी नहीं अपनाने, बड़ा गलत फंस जाओगे। ये सारे आपके मेथड्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बॉडी के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या हो सकता है? रेप। इस केसेस में कैसे होगा? it has been defined under, was defined under section 375 IPC। BNS में धारा बदल गई है लेकिन अभी भी लॉ बिल्कुल सेम है, तो वहां पर होगा प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत ज्यादा जख्म कर देना, जेनेटिकल ऑर्गन्स पे, वो आपका इमैस्क्यूलेशन में जाएगा कामिनी। तो रेप इन्वॉल्व्स द पेनिट्रेशन। बेसिकली यहां पर क्या होगा? रेप पता है लेकिन बताना है। रेप इन्वॉल्व्स पेनिट्रेशन ऑफ अ वुमेन्स वजाइना, विमेन के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस, दैट इज द बैक एरिया, इनमें से कहीं पर भी मेल अगर अपना पेनिस या कोई भी ऑब्जेक्ट, फिंगर या कोई रॉड या किसी भी टाइप का, जिस तरीके के केसेस सुनने में आते हैं, या कोई भी अपना बॉडी पार्ट इंसर्ट करता है तो वो रेप में जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युपुलेटिंग एनी पार्ट ऑफ द विमेन्स बॉडी, मतलब खुद नहीं पेनिट्रेशन करा लेकिन विमेन बॉडी को इस तरीके से मैन्युपुलेट करा जिस वजह से पेनिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन रेप, पेनिट्रेशन करा, या यूजिंग वंस माउथ, अपना खुद का माउथ, अगर मैन अपना माउथ अप्लाई कर रहा है विमेन के वजाइना पे, एनस पे और यूरेथ्रा पे, तो भी इस केस में वो रेप में जाएगा। तो दैट मीन्स माउथ है, दैट मीन्स oral sexual intercourse will also amount to rape।
पीनस के थ्रू कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहा है, बॉडी पार्ट के थ्रू कर रहा है तो भी रेप है, और ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आपका रेप के केस में जाएगा। सो रेप कैन अकर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जब आपने वो चीज करी है, हरकतें करी हैं, वो सब किसी भी विमेन की मर्जी के बिना, उसके कंसेंट के बिना। हाँ उसका कंसेंट था या उसका कंसेंट था, लेकिन आपने उसकी मर्जी ली है, उसको डरा धमका कर कि तेरी जान ले लूंगा, मेरे साथ अभी के अभी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, फियर ऑफ डेथ दिया, या उसको मारने की धमकी दी कि इंजर कर देंगे, या फिर ऐसे किसी इंसान को मारने की धमकी दी जिससे वो प्यार करती है कि तेरे भाई को जान से मार देंगे हमारे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो भी रेप में जाएगा। हालांकि आपने उसका कंसेंट लिया था, लेकिन वो कंसेंट आपने इस तरीके से लिया उसको यकीन दिलाकर कि आप उसके पति हैं। मतलब अगर कोई औरत अंधी है, उसको आप ये बात बोलते हैं कि आप उसके पति हैं, और फिर आप उसके साथ सेक्स में इन्वॉल्व होंगे, तो यस ये भी रेप में जाएगा। या कोई औरत जो अनस्टेबल है, अनसाउंड है, उसको यकीन दिलाना कि आप उसके पति हैं, वो भी रेप में जाएगा। उसका कंसेंट तो आपने लिया है, लेकिन तब लिया जब वो समझने के काबिल ही नहीं थी इस चीज एक्टिविटी को, जैसे कि अनसाउंड विमेन, या फिर अनसाउंडनेस ये लिखा हुआ है, इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में लिया गया कंसेंट भी आपका यहां पर रेप में जाता है। कि औरत जो थी वो नशे की हालत में थी, उस केस में अगर कंसेंट लिया है और फिर सेक्स में इन्वॉल्व हुए हैं तो यस वो भी जाएगा आपका रेप में। या आप ही ने उसको ऐसा कोई सब्सटेंस दिया और फिर जाके कंसेंट लिया, ऐसा कोई ड्रग उसकी बॉडी में डाला, उसका कंसेंट लिया, फिर कुछ किया, यस इट विल अमाउंट टू रेप। तो ये सब चीजें आपकी रेप में जाती हैं। और एक और यहां पर पॉइंट मिसिंग है, नेक्स्ट हो गया 4th, 6th हो गया, एनी माइनर गर्ल अंडर 18, चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो, ना हो कंसेंट तब तो रेप है ही। अगर लड़की का कंसेंट भी था, विद कंसेंट भी था, लेकिन अगर वो लड़की अंडर 18 थी, तो लड़के जितने भी हैं सुन लो, समझ लो, ध्यान देने वाली बात है ये कि अगर आप किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जो लड़की 18 साल से कम उम्र की है, तो उसने अगर कंसेंट दिया भी था तो भी आप रेप में फंस जाओगे। अगर कल को लड़की आप पे रेप के चार्ज लगाती है, तो चाहे लड़की आपको खुद बुलाई हो अपने घर पर, क्या पता लड़की ने बोला कि चलो ठीक है आ जाओ, मम्मी पापा घर पे नहीं है, वो एक गाना नहीं था कोई डैडी मम्मी है नहीं घर पे, वो वाला टाइप्स। तो अगर लड़की बुलाती है तो वो बुलाएगी मगर जानेगा नहीं, प्लीज समझो। विद अगर कंसेंट है भी उसका और वो लड़की अंडर 18 है, माइनर है, तो फंस जाओगे रेप में। तो वो गाना एक और इस बात से याद आया, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली डू द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। थैंक यू संविधान। B is the correct answer indeed, chosen by I think many of the जनता, as I can see. Oh, 100% बच्चों का आंसर सही है। Hats off guys, really really proud of you, बहुत amazing। किसी का आंसर ही गलत नहीं है, क्या मतलब अच्छे से समझा है या समझाया है या दोनों की जुगलबंदी है। बिल्कुल सही आंसर्स हैं गाइस, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं सभी के सभी। भाभी जी की टोन में बोले तो सही पकड़े हैं। तो उसने अंकल को उकसा दिया, आओ अंकल कुश्ती लड़ेंगे, तो मर्डर तो नहीं है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ग्रेट स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर।
थैंक यू रहना बेटा, लॉट्स ऑफ लव। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, हड्डी तोड़ दी है। और अभी हमने पढ़ा है हड्डी तोड़ना ग्रीवियस हर्ट में जाता है। 81% स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है और ये सब बच्चे टॉप पोजीशंस पर हैं। ग्रेट रिजल्ट्स गाइस, हड्डी तोड़ दी है आपने यहां पर, अभी हमने पढ़ा है वो ग्रीवियस हर्ट में जाता है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखते हैं ये वाला कितने बच्चों का सही होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, किडनैपिंग। चोजन बाय 28% स्टूडेंट्स। मुझे डी पिक करा है 18% जनता ने। और जिन बच्चों का आंसर सही है वो हैं ये बच्चे। नाइस रिजल्ट्स, बढ़िया, ग्रेट थिंकिंग गाइस। क्रिटिकली एनालाइज करके बिल्कुल सही सोचा तुम लोगों ने कि ये है किडनैपिंग। यहां पर क्या लिखा है, एक मां, लेकिन ये जो डी पकड़ा है बच्चों ने, उन्होंने सिर्फ पढ़ा एक मां, वो वाला गाना उनके दिमाग में, मदर पढ़ते उनके दिमाग में वो वाले गाने चलने लगे। वो कैलाश खेर का गाना नहीं आया था, मेरी मां प्यारी मां मम्मा। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, इसके अलावा आगे भी पढ़ना होता है, पूरा सवाल पढ़ना होता है। पूरे सवाल में लिखा था कि माता जी के लीगल कस्टडी राइट्स नहीं है, मतलब माता जी और पिताजी डिवोर्स्ड कपल्स हैं, तो लीगल गार्जियन पिताजी हैं। तो माता जी के पास लीगल कस्टडी राइट्स नहीं थे, उसके बावजूद वो अपने बेटी को ले गई, 8 साल की बेटी को, पापा के लॉफुल गार्डियनशिप से। आउच। इसके लिए आंसर था किडनैपिंग। तो मतलब जिन्होंने अबडक्शन लिया, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो था ही नहीं, अबडक्शन भी लिया, उनसे ज्यादा भारी गलती करने वाले कौन है? ये 10% जनता, 20% ऑलमोस्ट 20% बच्चे। ये मोए मोए लेके जाएंगे हम लोग क्लैट में, ये तैयारी लेके जाएंगे हम लोग क्लैट में। दिक्कत है बॉस, बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है राकेश, आपको तो चलो सिर्फ रोना आ रहा है, बच्चों को तो मम्मा देख के डी पकड़ के बैठे हैं। अरे माँ है, नो ऑफेंस मैम, वो माँ है, वो माँ है उस बच्ची की। ठीक है यार, ठीक है, आगे भी तो पढ़ लो क्वेश्चन। ओके गाइज, सो ऑन दैट नोट चलिए सेशन को आज के खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग दी लवली स्टूडेंट्स। एक बार क्विकली लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं। सबसे टॉप पोजीशन पर है अर्पिता, सेकंड पर अभिषेक, थर्ड पर संविधान, फोर्थ पर भूमि, फिफ्थ पर डांस विद प्रगति आहूजा। मन नहीं है प्रगति, फिर किसी और दिन करेंगे डांस क्लैट में, विनिंग डांस।
Sajid, Lawyer Dream, Ronak, Garima, Shreya, and these are the students after 10th ranking. You can check out your names, guys. Okay. चलिए स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आई विल वाइंड अप टुडेज सेशन. मिलेंगे आप लोगों से कल वाली क्लास में. टुमारो वी विल बी हैविंग लॉजिकल रीजनिंग क्लास एट 3:30 और अगले हफ्ते 24 से हमारा क्लास सप्ताह वीक शुरू हो रहा है. पूरा हमारा बैकलॉग कवर, बैकलॉग बूस्टर वीक शुरू हो रहा है. तो सारे के सारे सेशंस हमारे YT के चैनल्स पर लाइव होंगे. PW क्लैट चैनल पर YouTube में सारे के सारे सेशंस आपको लाइव मिलेंगे. बहुत सारे मैराथन सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे हम लोग. GK की मैराथन है 24 को, वो ऑफलाइन है पटना में, तो वहां पर जाना ना भूलें. और बाकी के सेशंस मंडे से सारे आपको ऑनलाइन दिखेंगे. किसी दिन लॉजिकल का सेशन होगा, किसी दिन आपका एनालिटिकल का है, इंग्लिश का भी है, QT का भी है. सारे सेक्शंस आपके कवर किए जाएंगे इन दैट वीक. सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, कल जरूर मिलेंगे लॉजिकल की क्लास में. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल.